नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लोक में। तो ऑपरेट जो आपकी क्लास थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसमें आपको 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए थे। आज बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के, यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर में होती क्या है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, चौथा पॉइंट है आपके सिलेबस का, पहले चैप्टर का। तो बात की जाए हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज वह भाषा या कोड है जिसका उपयोग यानी कि जिसका यूज वेब डिज़ाइनर और सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा किसी एप्लीकेशन को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह भाषा है जिसका उपयोग वेब डिज़ाइनर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द्वारा किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने या प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही भाग है। इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाने के लिए उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया था। इसमें प्रोग्राम को लिखने के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्द और गणित के चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अब बात करें तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिखी जाती है उसमें जो शब्दों का यूज़ किया जाता है, कुछ इंग्लिश के शब्द होते हैं और कुछ आपके मैथ के शब्द होते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से इस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। यह यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज फोरट्रॉन थी, यानी कि जो सबसे पहले की बात की जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कौन सी थी हाई लेवल में, तो वो पहली थी आपकी फोरट्रॉन। यह किसी भी प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर या सीपीयू पर निर्भर नहीं करती है। इसे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं। जैसे बात की जाए तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर में होती कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपकी बात की जाए सबसे पहले होती है कोबॉल, सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, पास्कल हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, ETC। ये सब आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। उसके बाद बात की जाए इसके आगे की फीचर्स की बात करें तो फीचर की सबसे पहला फीचर तो आपका यही है कि मानव भाषा के समान समझने में आसान होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रोग्राम के अनुकूल होती है और कोडिंग करने में बहुत ज़्यादा ईजी होती है, यानी कि आसान होती है। इसकी कोडिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है, ये दूसरा पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट की बात करें तो इसे संभालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और चौथा पॉइंट है कि ये भाषाएं पोर्टेबल होती हैं और इन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलाया जा सकता है। ये बिल्कुल ओपन सोर्स होती हैं, बिल्कुल फ्री होती हैं, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं, फीचर्स हैं। और यहाँ पर बात की जाए अब इसके लाभ की, तो सबसे पहला लाभ है कि इजी टू लर्न, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है आज के क्षेत्र में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी समझने और लिखने पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। दूसरा है कि पोर्टेबल, यानी कि इस भाषा को किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम चला सकते हैं। दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन इसके द्वारा बना सकते हैं, ये इसका लाभ है। और इसके बाद बात करी जाए हानि की, तो इसमें हानि भी ज़्यादातर होती हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा ये लैंग्वेज कन्वर्ट करी जाती है, एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और यहाँ पर बात की जाए डू नॉट मेक ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर, यानी कि इस भाषा की मदद से आप ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं और ना ही कोई डिवाइस ड्राइवर इसकी भाषा की कोडिंग से बना सकते हैं। ये इसके कुछ हानि हैं, डिसएडवांटेज हैं, इन्हें आप याद रखिए। उसके बाद बात करी जाए इसके टाइप्स की, तो यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली भाषा है आपकी एल्जेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग भाषा है, जिसमें आपकी बेसिक आ जाती है, फोरट्रॉन हो गई, एल्गोल हो गई, ये ETC भाषाएं होती हैं। और दूसरी है आपकी बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, जिसमें आपकी कोल आ जाती है, RPG आ जाती है और बकाया और ETC। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है, जैसे कि C लैंग्वेज हो गई आपकी, C++ हो गई, जावा लैंग्वेज हो गई, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जिसमें आपकी विजुअल बेसिक जावा हो गया, C हो गया, ये सब आपकी विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि ट्रांसलेटर आखिर में होता क्या है। तो ट्रांसलेटर की बात करी जाए तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ट्रांसलेटर का यूज़ हम क्यों करते हैं। बेसिकली बात की जाए ट्रांसलेटर कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे लैंग्वेज आपकी कोर्स से संबंधित ट्रांसलेटर की, तो हमें किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में बदलने के लिए या चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार इस भाषा को
ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसलेटर की सहायता से हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदला जा सकता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मशीन लैंग्वेज में केवल 1 और 0 2 अंकों का प्रयोग होता है जिसे कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता, जिसे कंप्यूटर रीड कर लेता है। और प्रोग्रामिंग भाषाओं में अन्य अंकों या शब्दों का प्रयोग होता है जिसे हमारा कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता। इसलिए सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट रन नहीं होती है। उसके लिए आप ट्रांसलेटर या कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह होते हैं। इन भाषा में पहले इनको चेंज किया जाता है। इसके बाद इस भाषा को मशीन कोड में जनरेट किया जाता है जो कि आपका कंप्यूटर आसानी से इस भाषा को रीड कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर हैं वो 3 प्रकार के ट्रांसलेटर आपके यूज़ करे जाते हैं। बात करें कौन कौन से हैं तो पहला ट्रांसलेटर है आपका इंटरप्रेटर, दूसरा है कंपाइलर और तीसरा है आपका असेंबलर। अब इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। इंटरप्रेटर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका हिंदी अर्थ होता है दुभाषिया। दुभाषिया का मतलब होता है 2 भाषाओं वाला, यानी कि एक भाषा को दूसरी भाषा में ये चेंज करता है, डिकोड करता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एक एक स्टेटमेंट को चेंज करके एग्जीक्यूट करता है तथा उसमें हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर इसका डायग्राम बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। जब भी हम कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो वो हमारी इनपुट कहलाती है और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। जब इनपुट से कोई भी डाटा यहाँ इंटरप्रेटर में जाता है तो आउटपुट के रूप में हमें मशीन लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज हमें प्राप्त होती है, जो कि मशीन लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर में डायरेक्ट रन हो जाती है, जिससे कंप्यूटर रीड कर देता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे बात करें तो पाइथन लैंग्वेज आपकी यहाँ पर जैसे में आ सकती है। उसके बाद इंटरप्रेटर के लाभ की बात करें तो यहाँ पर इंटरप्रेटर का जो पहला लाभ है कि इंटरप्रेटर कंप्यूटर में कम मेमोरी स्पेस देता है। इंटरप्रेटर को आपकी मेमोरी स्पेस में कम जगह होनी चाहिए, ये कम जगह में भी आपकी पूरा कार्य करता है। दूसरा लाभ है इसका कि इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है। इसमें कोई भी गलती, अगर मिस्टेक से कोई भी लाइन में गलती हो जाती है तो ये इंटरप्रेटर में क्या होता है कि जब भी कोई गलती होती है तो इंटरप्रेटर सभी लाइनों को एक एक करके चेक करता है, उसके बाद उस लाइन को ठीक कर देता है। इसमें एरर गलती को ढूंढना काफ़ी आसान है। जब एक एक लाइन करके चेक करता है तो गलती को ढूंढना भी आसान हो जाता है। इंटरप्रेटर को लिखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। खाने की बात करें तो इंटरप्रेटर की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चेक करता है तो लाइन बाय लाइन चेक करने में काफ़ी समय लगता है और इसमें समय की खपत भी होती है, क्योंकि लाइन बाय लाइन जब चेक करता है तो उसमें समय तो लगेगा। लेस सिक्योर होता है, यानी कि इंटरप्रेटर की बात करी जाए तो इसमें सिक्योरिटी कम प्रदान होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपाइलर की। तो कंपाइलर का अर्थ होता है संकलक। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में यानी कि मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। यह प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है और एक साथ पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है। यानी कि कंपाइलर की बात की जाए तो ये इंटरप्रेटर की तरह कार्य नहीं करता। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में डायरेक्ट स्कैन करता है, एक बार में रीड करता है, फिर उसके बाद पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे में आपकी सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, जावा लैंग्वेज हो गई, ये सभी लैंग्वेज हैं जो कंपाइलर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका डायग्राम है, डायग्राम देख लीजिए आप। यहाँ पर कोई भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज ले ली, उसका प्रोग्राम ले लिया। यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को जिस लैंग्वेज में लिखा गया है उसे सोर्स कोड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जब सोर्स कोड है तो इनपुट हो गया। कंपाइलर में जब भी हम कोई लैंग्वेज को भेजते हैं तो आउटपुट के रूप में हमें डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड यूज़ हुए इनके बारे में। तो सोर्स कोड यूज़र द्वारा लिखा गया जो प्रोग्राम होता है उसे सोर्स कोड कहते हैं, और ट्रांसलेट होने के बाद जो हमें प्रोग्राम प्राप्त हो जाए रिजल्ट के रूप में उसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लाभ की।
तो सबसे पहला लाभ जो है कंपाइलर का वो कि एक साथ संपूर्ण प्रोग्राम या कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा तेज होती है। जब बात की रही जाए तो प्रोसेसिंग स्पीड की, तो जब पूरा प्रोग्राम एक साथ रन कर रहा है तो इस स्पीड तो ज़्यादा तेज होगी। इसको किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। चौथा है कि यह सोर्स कोड को सेव करता है। हानि की बात की जाए तो प्रोग्राम लिखने में काफ़ी समय लगता है और एरर को ढूंढना काफ़ी कठिन होता है और समय भी लगता है। इसके लिए मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद बात की जाए असेंबलर की, तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में लिखे गए मशीन कोड में चेंज करता है। मशीन लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, यह हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनपुट में हमने एक असेंबली लैंग्वेज ले ली है, यहाँ पर सोर्स कोड हो गया, और जब भी हम असेंबलर से उस लैंग्वेज को गुजारते हैं तो वो डायरेक्ट आउटपुट के रूप में हमें मशीन लैंग्वेज प्राप्त कर देता है, जिसे मशीन कोड कहते हैं। यहाँ पर इसके लाभ दिए गए हैं। पहला लाभ है कि आउटपुट कोड का साइज छोटा होता है। इसमें जब भी कोई आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो छोटा होता है और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और जटिल कार्यों को आसान तरीके से चलाने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि कोई भी इसमें कठिन काम हो वो उसे आसानी से ये रन करा सकता है। अब बात करी जाए इसकी हानि की, डिसएडवांटेज। कोड लिखने में समय लगता है और इसे समझना बहुत कठिन है। इसकी पोर्टेबिलिटी भी कम होती है। तो ये थे आज की वीडियो में इतना ही। अब बात करेंगे इससे आगे की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, अगला चैप्टर है उसके बारे में। तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और बात करें PDF नोट्स की, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर का जो PDF है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अब चलते मिलेंगे वीडियो में। धन्यवाद।